तो अब देखिए यहां पर चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7 जो है आपका, ये आपको 25 से लेकर के और करीबन करीबन 32 तक के जो सेक्शंस हैं आपके, उनको कवर करता है। और क्या है इसका टाइटल? मिसलीनियस। देखिए चैप्टर नंबर 7 कितने सेक्शंस हैं? 25 से लेकर के और 32। देखिए यहां पर पहला जो सेक्शन है आपका 25, वो क्या बता रहा है आपको? वो इंस्पेक्शन के बारे में बता रहा है कि क्या लैंडलॉर्ड के पास ये राइट है, इंस्पेक्शन कर सकता है वो मकान का जाकर के। क्यों इंस्पेक्शन क्यों करना जरूरी है? पता नहीं क्या चल रहा है घर के अंदर, अब उसका घर है, कम से कम देख तो ले कि हो क्या रहा है वहां पे। तो इसलिए उसको इंस्पेक्शन का राइट दिया गया है। ये इंस्पेक्शन का राइट जो है सेक्शन नंबर 25 के अंतर्गत दिया जाता है लैंडलॉर्ड को। तो वो इंस्पेक्शन कब कर सकता है? तो कह रहा है 3 महीने में, तो 3 महीने में एक बार कर सकता है। कितने महीने में? 3 महीने में एक बार। लेकिन जब भी इंस्पेक्शन करने जाएगा तो 7 दिन पहले नोटिस देगा। 7 दिन पहले क्या देगा? नोटिस देगा टीनेंट को कि साहब मैं ऐसे ऐसे इंस्पेक्शन करने वाला हूं। अब इस ये क्यों रखा टाइम पीरियड? क्योंकि लैंडलॉर्ड क्या है, कभी भी घर में घुस जाता है, कभी भी उसके में, तो इंटरफेरेंस ज्यादा होता है इससे। तो उसके लिए गाइडलाइन बनाई गई है कि अगर आपको इंस्पेक्शन करना ही है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 25, तो आप क्या करोगे? 3 महीने में एक बार जाओगे, और जब भी जाओगे एक बार तो 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा आपको इसके लिए। क्लियर बात? अब देखिए सेक्शन नंबर 26। सेक्शन नंबर 26 जो है ये कह रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत जितनी भी अथॉरिटीज, जितने भी सर्वेंट का, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो जज हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, या उनकी हेल्प करने वाले जो व्यक्ति हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो जो हैं वो क्या पब्लिक सर्वेंट कहला सकते हैं उस केस में? तो उसी के बारे में आपका सेक्शन नंबर 26 बताता है। तो ये क्या बात बता रहा है? जो भी मेंबर्स हैं और जो भी स्टाफ हैं, किसके? उस रेंट ट्रिब्यूनल के, या अपन कह सकते हैं ट्रिब्यूनल के, तो क्या वो पब्लिक सर्वेंट होंगे उस केस में? तो उसी के बारे में यहां पे बताया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्या बता रहा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लो। यहां पर कह रहा है क्लॉज 1 जो है इसका, वो बता रहा है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो वहां पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस रेंट ट्रिब्यूनल के दौरान, कौन कौन? एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एक उनके एम्प्लॉय जो असिस्टेंट जो लगे होते हैं ना, तो वो अगर वहां पर काम कर रहे हैं, या अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के अंडर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या उनके अंडर काम करने वाले एम्प्लॉइज है, ठीक है, तो उन सबको पब्लिक सर्वेंट ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पब्लिक सर्वेंट। अब पब्लिक सर्वेंट कौन होते हैं? तो सेक्शन नंबर 21 ऑफ आईपीसी में बताया हुआ है, यहां पर भी लिखा है देखो। तो ये भी उसी पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे। तो अगर ये कोई भी गुड फेथ में काम करते हैं तो इनके ऊपर एक्शन नहीं लिए जाते, और अगर लिए जाते हैं तो पहले परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए पब्लिक सर्वेंट को बेनिफिट मिल जाता है। क्लियर बात? फिर है सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन नंबर 26। ये कह रहा है कि जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा रेंट ट्रिब्यूनल का, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल का, ये सारे के सारे जो भी काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से, तो यहां पर ये हाई कोर्ट के अंडर कंट्रोल ही काम करेंगे, क्योंकि इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? हाई कोर्ट कर रही है। तो इसलिए उन्हीं के अंडर काम करेंगे, जो भी करेंगे वो ही बताएगा क्या काम कर रहे हैं, और वही डिस्ट्रीब्यूशन करता है, इनका फंक्शन बताता है कि कैसे कैसे करना है, कहां पे कौन सी एरिया में काम करना है। अब क्लॉज 3 जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर अगर कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, किसका? अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल का। किसका? अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल का। तो वो जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के नीचे, रेंट ट्रिब्यूनल के ऊपर क्या करेगा? उसका सुपरविजन करेगा, उसको बताएगा, उसकी चीजों का ध्यान रखेगा कि रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। क्योंकि एक अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के नीचे सपोज करो 4 से 5 रेंट ट्रिब्यूनल आए हुए हैं, तो उन सबका ध्यान कौन रखेगा? उनका सुपरविजन कौन करेगा? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, क्योंकि वो बड़ा है ना, इसलिए। जैसे कि सपोज करो ये क्योंकि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में बैठने वाला व्यक्ति भी डिस्ट्रिक्ट जज है,
है कि नहीं? तो जब डिस्ट्रिक्ट जज है तो अपने से नीचे वाले जितने भी कोर्ट होते हैं सिविल जज, चाहे वो सीनियर सिविल जज हो चाहे जूनियर सिविल जज हो, उन सबके ऊपर सुपरविजन वही तो करता है। तो सेम वही वाली बात है। इसलिए अब उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट जो भी उन्होंने तैयार कर रखी है, उनको भी यही चेक करेगा। ठीक है। अब आती है मिनिस्ट्रियल जो एम्प्लॉयज होते हैं रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, मिनिस्ट्रियल मतलब मैनेजमेंट करने वाले जो होते हैं, जिनको ये काम देता है, काम सौंपता है, टाइपिंग का, दुनिया भर के और काम लाने ले जाने के सामान देता है, कोई अथॉरिटी देता है, उनके मिनिस्ट्रियल स्टाफ वाले जो मेंबर होते हैं, उनकी बात कर रहा है कि ये कौन से रूल रेगुलेशन इनके ऊपर फॉलो होंगे। तो कह रहा है कि ऐसे केस में जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉइज होते हैं रेंट ट्रिब्यूनल और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के, वो राजस्थान सबऑर्डिनेट कोर्ट मिनिस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट रूल्स जो हैं उनके अंडर क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, उनके अंदर ही गवर्न होते हैं। इन रूल रेगुलेशन उनके आधार पर ही काम करते हैं। इनको सैलरी, तनख्वाह वनखा सब उसी तरीके से मिलती है। ठीक है, क्या काम होगा वो भी यहीं पे डिफाइन होता है। क्लियर बात? लेकिन इसमें भी दो तरीके के होते हैं। यहां पर ये एम्प्लॉय काम तो करेंगे इस रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉयज होते हैं, अगर वहां पर वो रेंट ट्रिब्यूनल के अंडर काम कर रहे हैं, किसके अंडर? रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर, तो उनको क्या मान के चलेंगे कि वो सीनियर सिविल जज के अंडर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर अलग से रेंट ट्रिब्यूनल के लिए कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बना रखे। वो जो रूल रेगुलेशन बना रखे हैं वो सीनियर सिविल जज और डिस्ट्रिक्ट जज के लिए बना रखे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के लिए, उनके अंडर जो मिनिस्ट्री के अंदर काम कर, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में काम करते हैं, उनके लिए बना रखे हैं। तो इसलिए कह रहा है कि अब ये पता कैसे चलेगा कि भाई मिनिस्ट्रियल स्टाफ जो है वह काम तो कर रहा है किसी रेंट ट्रिब्यूनल के अंडर में या अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल के अंदर में, तो उनके लिए रूल रेगुलेशंस क्या होंगे? उनके लिए अलग अलग ही तो होने चाहिए, कि एक तो बड़े स्तर पे एक छोटे स्तर पे। तो उनके लिए कह रहा है कि वहां पर रेंट ट्रिब्यूनल को क्या माना जाएगा? सीनियर सिविल जज माना जाएगा। और अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को क्या माना जाएगा? डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन जज के तौर पर माना जाएगा, और उसी आधार पर उनके रूल रेगुलेशन से काम करेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से सबसेक्शन नंबर 5, यहां पर फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज की बात की गई है, जो चपड़ा ये जो झाड़ू पोछा लगाते हैं ना, वो लोग चाय वाय पिलाते हैं और जो भी काम करते हैं उस तरीके के लोग, उनकी बात की गई है। तो ये कह रहा है कि ये जो फोर्थ क्लास के एम्प्लॉयज होंगे इस रेंट ट्रिब्यूनल, अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में, ये पर्टिकुलर राजस्थान क्लास फोर्थ सर्विस रूल्स रेगुलेशंस हैं इनके, उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, उन्हीं से गवर्न होंगे, इनकी तनख्वाह वनखा उसी से ही तय की जाएगी। क्लियर बात? अब कह रहा है नई एक चीज जुड़ी है, ये तो पहले की चीज थी, रेंट अथॉरिटी नहीं जुड़ी है, तो क्या रेंट अथॉरिटी भी पब्लिक सर्वेंट होगा क्या? तो कह रहा है बिल्कुल, रेंट अथॉरिटी भी क्या होगा? पब्लिक सर्वेंट होगा। तो इसके खिलाफ भी कोई भी एक्शन नहीं लिए जा सकते। ठीक है ना? तो सूट फाइल होगी, रेंट अथॉरिटी अगर गुड फेथ में काम कर रहा है तो इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब है लिमिटेशन। सेक्शन नंबर 27 क्या बताता है? लिमिटेशन। क्योंकि हर जगह लिमिटेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। किस चीज की लिमिटेशन? जैसे कि पिटीशन कब फाइल करनी है, अपील कब फाइल करनी है, या कोई अदर प्रोसीडिंग चलानी है तो उसमें कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। तो यहां बता रखी है ना काफी सारे लिमिटेशन के बारे में। तो वैसे तो इन जनरल क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट अलग से ही बना हुआ आपके लिए। तो वही लिमिटेशन एक्ट जो है वो क्या है कि जनरल प्रोविजन है, जनरल एक्ट है, तो वो हर एक चीज पर लागू हो जाता है अगर कि स्पेशली प्रोविजन कहीं बताया नहीं होता। लेकिन हमारे पास तो स्पेशल लॉ है, और स्पेशल लॉ के अंदर अगर एक्सप्रेस कर रखी है चीजें कि लिमिटेशन कितनी किसकी होगी, तो ये मानेंगे या लिमिटेशन एक्ट की मानेंगे? स्पेशल लॉ की मानेंगे। तो यहां पर स्पेशल लॉ के अंदर जो बातें बताई हुई हैं लिमिटेशन एक्ट को लेकर के, जैसे कि अपील कब होगी तो आपने क्या पढ़ा है? 60 डेज के अंदर। पिटीशन फाइल कब होगी तो आपने पढ़ा है 30 डेज का, कहीं पर कुछ पढ़ा है कहीं पर कुछ पढ़ा है। तो इस तरीके की जो चीजें पढ़ी हैं तो उनके बारे में कह रखा है कि लिमिटेशन एक्ट जो है, जो जैसे बता रखा है वैसे ही अप्लाई हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? इस एक्ट के सब्जेक्ट मैटर को, प्रोविजंस को, फिर उसके बाद लिमिटेशन एक्ट को। क्लियर बात? तो आपने देखा है रिप्लाई कब होगा, रिप्लाई कब होगा, डिस्पोजल कितने दिन में किया जाएगा, सब बता रखा है, तो यही मानेंगे ना। लिमिटेशन एक्ट की जरूरत ही कहां पड़ेगी फिर हमें। ठीक है।
देखो तीनों तीनों चीजों के बारे में बता रखा है। पहला है पिटीशन, एप्लीकेशन और अपील, इन्हीं की बात करता है ना ये, और लिमिटेशन एक्ट भी बात करता है। लेकिन इन तीनों के बारे में अगर यही बता रखा है तो फिर लिमिटेशन एक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर यहां नहीं बता रखा होगा तो फिर लिमिटेशन एक्ट उठाएंगे। अब देखिए सेक्शन नंबर 28 क्या बताता है, ये बताता है कोर्ट फीस। भाई जब आप पिटीशन फाइल करोगे या आप क्या करोगे, अपील फाइल करोगे, एप्लीकेशन लगाओगे, तो कोर्ट फीस भी तो लगती है उसके साथ। पैसा मतलब बिना बिना पैसे के काम थोड़ा ना करेगी कोर्ट आपके लिए। तो इसी चक्कर में यहां पर कोर्ट फीस की भी जिक्र किया गया है सेक्शन नंबर 28 में। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से प्री के क्वेश्चन आते हैं आपके। देखो क्या बता रहा है, कह रहा है कि सेक्शन नंबर 2, 3 और 4 में जो बातें लिखी हुई हैं उनको तो छोड़ दो। इसका मतलब वो क्या है, इसके लिए एक्सेप्शंस हैं, वो तो है एक्सेप्शन, उनको तो छोड़ दो। लेकिन जनरल प्रोविजन क्या कहता है इसका, तो कह रहा है कि कोर्ट जो है, कोर्ट फीस जो है किसी पिटीशन के लिए या किसी एप्लीकेशन और अपील के लिए क्या होगी, तो कह रहा है कि वही पेमेंट देना पड़ेगा आपको जो किसी सिविल कोर्ट में सूट फाइल करते उतना ही देना पड़ेगा। अब सिविल कोर्ट के लिए क्या बता रखा है, अलग अलग पिटीशन के लिए कोर्ट फीस, राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग में निकल जाता है। तो फिर अब वहां पर जो अपील पिटीशन फाइल होगी उसके लिए जो पैसा देना पड़ता है वैसे तो उसके लिए उतना ही देना पड़ेगा। लेकिन किन को छोड़ करके, क्या कहा इसने, सब सेक्शन नंबर 2, 3 और 4 को, क्योंकि ये जो है स्पेशल प्रोविजन है इस एक्ट के लिए। कह रहा है अगर इनमें आएगा, वैसे तो इन जनरल आपको वहीं से देखना पड़ेगा कोर्ट फीस एक्ट से, जैसे सिविल कोर्ट में देते हैं आप पैसा, उसी तरीके से रेंट ट्रिब्यूनल में भी पिटीशन फाइल करोगे, एप्लीकेशन करोगे तो उतना ही पैसा देना पड़ेगा। लेकिन किन के लिए अलग से पैसा देना पड़ेगा, या वो पैसा नहीं देना पड़ेगा जो कोर्ट फीस एक्ट में लिखा हुआ है, तो वो यहां बता रखा है। कह रहा है कि अगर टीनेंसी, लिमिटेड पीरियड टीनेंसी को लेकर के अगर कोई ज्वाइंट पिटीशन फाइल करते हो, क्या कर रहे हो, लिमिटेड लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी अंडर सेक्शन नंबर 10 में अगर कोई ज्वाइंट पिटीशन फाइल करते हो, जैसे कि सर्टिफिकेट लेने के लिए और अपील फाइल करने के लिए, ठीक है, तो फिर आपको कोर्ट फीस कितनी देनी पड़ेगी, तो कह रहा है कि कोर्ट फीस उतनी ही देनी पड़ेगी जितनी की आप किसी एक्ट के अंतर्गत देते। लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला बता रखा है इन्होंने कि कितनी कोर्ट फीस देनी पड़ेगी उसको तय करने के लिए। तो कह रहा है कि सपोज करो आपने लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी कितना बनाया है अपना, 3 साल का, कितना, 3 साल का ही पढ़ा है ना अपन ने सेक्शन नंबर 8 में। लेकिन आपने लिमिटेड पीरियड ऑफ टीनेंसी इतना रखा है, तो क्या इसका पूरा अमाउंट के अकॉर्डिंग हिसाब लगाया जाए, कोर्ट फीस किस तरीके से तय की जाएगी। तो ये ही फॉर्मूला बताया इसने कि सपोज करो जिस दिन आप पिटीशन फाइल कर रहे हो, सपोज करो 1 तारीख 9वें महीने में 2023 को आपने पिटीशन फाइल करी, तो जिस दिन भी पिटीशन फाइल कर रहे हो इससे पिछला वाला जो साल होगा, कितना, 1/9/2022 में जितना भी रेंट कैलकुलेट हुआ है, पिछले साल का जितना भी रेंट कैलकुलेट होगा, उस रेंट के ऊपर ही क्या होगा, कोर्ट फीस तय होगी। जैसे कि कोर्ट फीस में लिख रखा है कि 5% ही होना चाहिए उसका, किसका, उस पर्टिकुलर ईयर के रेंट का। तो फिर उस आधार पर ही ये तय किया जाएगा। जैसे सपोज करो 12,000 बन गए या 10,000 बन गए, तो 10,000 का 5% जो होगा 500 रुपए, तो वो होगी उसकी कोर्ट फीस। ये किसके लिए डिपेंड, किसके लिए बनाया गया है, सेक्शन नंबर 8 की पिटीशन और अपील के लिए। क्लियर हो गई बात। तो ये बात जो है आपकी सब सेक्शन नंबर 2 में दी हुई है, इसलिए यहां पर अंडरलाइन कर सकते हो, लिखा हुआ है इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ फॉर विच लिमिटेड पीरियड टीनेंसी शॉर्ट टू बी एंटर्ड, कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो 3 साल का करा है, तो 3 साल के रेंट के अकॉर्डिंग करवाओगे क्या, 3 साल में तो 36,000 बनते हैं, तो ऐसे तो भैया हो गया काम तुम्हारा, कि पिटीशन करने में इतना अमाउंट लग जाएगा ऐसे तो ये कह रहा है कि केवल 1 साल का ही देखा जाता है, वहां पर पूरा नहीं देखा जाता। इसी तरीके से देखो, अगर आपको सेक्शन नंबर 22E के अंदर एप्लीकेशन लगानी है, अब ये सेक्शन नंबर 22E क्या कहता है, ये आपको बताता है जहां पर कोई रिवाइज रेंट को रिवाइज करवाना है, आपको क्या करना है,
रेंट का रिवीजन करवाना है, या रेंट जो है वो आपको डिपॉजिट करवाना है किसके पास, कोर्ट के पास, ठीक है। तो रेंट अथॉरिटी पे डिपॉजिट करवाते हो तो वो अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं या कोई और दिक्कत आ जाती है तो वहां पर आप एप्लीकेशन लगाते हो किसके पास, रेंट अथॉरिटी के पास, ऐसा है कि नहीं। तो आपने क्या करा, रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगा दी। तो कह रहा है कि रेंट अथॉरिटी कितना एप्लीकेशन का पैसा लेगी आपसे उस रिवीजन ऑफ रेंट के लिए। या सेक्शन नंबर 23 के अंदर जहां पर अमेनिटीज को कैंसिल कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया, उसकी एप्लीकेशन लगवा दी आपने। या सेक्शन नंबर 24 के अंतर्गत रिपेयरिंग का पैसा जो था उसके लिए एप्लीकेशन लगवा दी आपने, तो उसके लिए कितना पैसा लेगी आपसे। तो कह रहा है वहां पर भी कोर्ट फीस जो होगी वो केवल 100 रुपए ही होगी, क्योंकि ज्यादा बड़ा मैटर तो है नहीं, छोटे मोटे मैटर है तो इसमें कोर्ट फीस जो होगी वो 100 रुपए होगी। पिछली बार आया था सवाल, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि अगर रिवीजन ऑफ रेंट की बात होगी, देखो रिवीजन ऑफ रेंट तो यहाँ पे भी हो रहा था ना, लेकिन अब ये वाला रिवीजन ऑफ रेंट नहीं, रिवीजन ऑफ रेंट जो है आपका वो सेक्शन नंबर 6 और 7 में किया जाता है, उसकी बात कर रहा है। क्योंकि यहां पर जो रिवीजन ऑफ रेंट हो रहा है वो रेंट अथॉरिटी के पास जा रही है एप्लीकेशन उसकी। या सेक्शन 23 और सेक्शन नंबर 24 की जो बात हो रही है उसका सब्जेक्ट मैटर के लिए कोर्ट फीस कितनी रखी है, केवल 100 रुपीज, 100 रुपए रखी है। लेकिन अगर यही रिवीजन ऑफ रेंट सेक्शन नंबर 6 और 7 के लिए किया जाए तो उसके लिए 250 रुपए का प्रावधान रखा गया है। क्लियर ये बात। तो चाहे अब उसके लिए आप पिटीशन फाइल करोगे तब भी 250 देने होंगे, और अगर अपील फाइल करोगे तो फिर अपील के लिए भी कितने देने पड़ेंगे, 250 रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर बात। अब है सेक्शन नंबर 28। सेक्शन नंबर 28 ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, बहुत बार पूछा जाता है इससे, ठीक है। सेक्शन नंबर 29 क्या कहता है, तो ये कह रहा है कि दिस एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट। इस एक्ट का इफेक्ट कैसा होगा, ओवरराइडिंग, तो मतलब प्रेफरेंस सबसे पहले किसको दी जाएगी, इस एक्ट को दी जाएगी। ये कह रहा है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट से रिलेटेड अगर अदर लॉज भी कहीं कुछ कहते हैं और उन लॉज के अंदर कुछ भी इनकंसिस्टेंट बात लिख रखी है तो उसका प्रभाव इस एक्ट पे नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले प्राथमिकता किसको मिलेगी, इस एक्ट को मिलेगी, ओवरराइडिंग इफेक्ट कर देगा इसको। तो ये सेक्शन नंबर 29 कहता है आपका। अब देखिए सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 ये कहता है कि भाई कभी कभी क्या इस अब ये अब की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है ये 2001 का जब एक्ट बना था, कब का, 2001 में जब ये एक्ट बना था, और 2001 में ये एक्ट बिल आया था, 2003 में बना के आया था। एक्ट तो 2001 में बन गया था, मतलब 2001 का तो बिल था लेकिन एक्ट बन के आया 2003 में, ऐसा ही है ना। तो जब 2003 में ये एक्ट आ गया तो ये कह रहा है कि कमेंसमेंट ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, उसकी एक्ट की कमेंसमेंट से लेकर के 3 साल के अंदर अंदर ये क्या करवाते हैं, एक बार ट्रायल करवाते हैं। जब भी कोई लॉ आता है ना तो उस लॉ को लाने के बाद ये क्या करवाते हैं, ट्रायल करवाते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही उसके प्रोविजंस को एप्लीकेबल करने में। तो अगर कहीं पर किसी तरीके की एप्लीकेबिलिटी करने उसके एनफोर्स करने में कोई दिक्कत आती है तो फिर ये क्या करते हैं, उन डिफिकल्टीज को रिमूव करने का काम करते हैं उन प्रोविजन में से। तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रखते हैं, जैसे कि आपने पॉक्सो में पढ़ा होगा तो 2 साल था, जेजे में भी 2 साल का ही टाइम पीरियड था, लेकिन इस एक्ट के अंदर कितना दे रखा है, 3 साल का टाइम पीरियड। देखो क्या लिखा है इसमें। अब देखो सबसे पहले तो ये बनाया किसने है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया ना, तो कौन रिमूव करेगा डिफिकल्टीज को, इसकी को स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। तो देखो क्या लिखा है इसमें, कह रहा है एनी डिफिकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के प्रोविजन को इफेक्टिव बनाने के लिए अगर कोई भी डिफिकल्टी रिमूव अराइज होती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एक्ट के प्रोविजन के इनकंसिस्टेंट ना जाते हुए वो सारी की सारी उन चीजों को रिमूव कर देगी जो भी डिफिकल्टीज होंगी। लेकिन कितने दिन के अंदर अंदर करेगी, तो कह रहा है इस एक्ट की कमेंसमेंट की डेट से 3 साल के अंदर अंदर ही कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती, फिर उसके बाद तो अमेंडमेंट ही होंगे। क्लियर बात, ये लिखा है। अब जैसे ही इसने कोई चीज को ऑर्डर को पास किया तो वो ऑर्डर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके सामने पेश करना पड़ेगा जब भी वो सेशन में होगी, ठीक है। अब देखिए सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 में कुछ खास ऐसा है नहीं, बस इतना बता रखा है कि इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए रूल रेगुलेशंस कौन बना सकता है।
तो स्टेट गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया ना, तो रूल रेगुलेशन भी कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, इस एक्ट के पर्पस को कैरी करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो इसके द्वारा रूल रेगुलेशन बना दिए गए, सपोज करो जब सेशन में नहीं थी स्टेट लेजिस्लेचर, तो इसने उस टाइम पे रूल रेगुलेशन तो स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस से बना दिए, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो फिर उसके बाद जो रूल रेगुलेशंस हैं जो इसने बनाए हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? इसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखना पड़ेगा जब भी वो सेशन में आएगी। और जब भी सेशन में आएगी तो वो सेशन के अंदर कितने दिन के लिए रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अंडरलाइन कीजिए, नॉट लेस देन 14 डेज, कम से कम 14 दिन के लिए। तो इसको वहां पर उसके ऊपर बहस होगी कि क्या इसमें रूल रेगुलेशंस हुए, मतलब अगर 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 14 दिन तो मैक्सिमम टाइम पीरियड रखा गया है, कम से कम इतनी बहस तो होगी इसके ऊपर, इतने दिन के लिए तो रखना पड़ेगा। अब वो 2 दिन में ही निपटा दे तो उनकी मर्जी। तो इसलिए ये कह रहा है कि जब भी सेशन में होगा तो उन रूल रेगुलेशंस को लेकर के इस पर बात होगी। अगर सेशन कंप्लीट होने वाला है तो 14 दिन कब होंगे? तो दूसरा सेशन जो नया आएगा उसके अंदर 14 दिन के लिए रखो, लेकिन 14 दिन होना ही चाहिए। क्लियर बात? अब सपोज करो हमने तो रूल रेगुलेशन बना दिए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर है, जब उसके सामने रखे तो उन्होंने बहुत सारी चीजों की कमियां बता दी। वो कह रहे हैं कि इस रूल को हटा दो, ये तो काम नहीं करेगा, कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए। लेकिन उस रूल रेगुलेशन जो हमने पहले ही बना दिए थे उसके आधार पर हमने बहुत सारे डिसीजन ले लिए, क्या वो डिसीजन खत्म हो जाएंगे क्या? तो कह रहा उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो डिसीजन दे दिए गए वो तो वैलिड रहेंगे, लेकिन आगे से जो चेंज कर दिए गए, जो मॉडिफिकेशन कर दिए गए, उनको क्या किया जा सकता है? आगे से उन रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा चेंज किए गए हैं। आप चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, नीचे नीचे लिखा है मॉडिफिकेशन और अनलमेंट शैल विदाउट प्रेजुडिस टू द वैलिडिटी एनीथिंग प्रीवियसली डन देयर अंडर, मतलब जो जो चीजें पहले की जा चुकी हैं उनके ऊपर कोई भी बिना इफेक्ट डाले हुए आगे प्रभावी हो जाएगी। क्लियर बात? अब है मेन सेक्शन आपका, सेक्शन नंबर 32, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें काफी कुछ चीजें बताई हुई हैं आपके लिए। ये क्या है? सेविंग क्लॉज के नाम से जाना गया। किसके नाम से? सेविंग क्लॉज और रिपीलिंग क्लॉज के नाम से, क्योंकि ये पिछला जो एक्ट था आपका 1950 का, कौन सा? राजस्थान प्रेमाइसेस कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1950 को ये क्या करता है? ये सेक्शन रिपील करता है। कब से रिपील मानने की इफेक्टिव के कब से इफेक्टिव बताया उसको, कब से ये रिपील हो जाएगा? तो कह रहा है कि जिस दिन से नया एक्ट इफेक्टिव होगा, कमेंसमेंट होगी, उस दिन की डेट से ये क्या हो जाएगा? रिपील माना जाएगा। अब कब से बताया कमेंसमेंट की डेट? तो कह रखा है सबसेक्शन नंबर 1 के क्लॉज 3 में जब भी नोटिफिकेशन निकाल देगी स्टेट गवर्नमेंट, तो निकाल दिया उसने नोटिफिकेशन, तो कब बताया उसने? 1 अप्रैल 2003। तो उस दिन से ये 1958 का एक्ट जो है आपका 50 का जो एक्ट है आपका रिपील हो जाएगा। क्लियर बात? अब आगे आओ, आगे क्या हो रहा है कि जब 1950 का जो एक्ट था तो उस टाइम पर भी रेंट ट्रिब्यूनल बनी होगी, तो उसने उस लॉ के अकॉर्डिंग जो डिसीजन दिए हैं क्या वो सारे डिसीजन खत्म हो जाएंगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? तो कह रहा है जितने भी डिसीजन दिए हैं, जितनी भी पेनल्टीज लगाई हैं, या जो भी डिसीजन उनके द्वारा दिए गए हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब वो सेविंग हो गई ना सारी चीजें, तो इसलिए इसे सेविंग क्लॉज भी कहा जाता है। तो इसलिए पहले रिपील के बारे में बता दिया, फिर सेव के बारे में बता दिया। तो अब डिसीजन में उन्होंने किसी को राइट भी दिए होंगे, किसी के राइट्स को छीना भी होगा, ठीक है, या किसी के ऊपर फाइन, पेनल्टी और पनिशमेंट भी दी होगी, तो ये सारी चीजें होंगी। क्लियर? अब है इसका मेन जो है सबसेक्शन नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसेक्शन नंबर 3 में कुछ ऐसी बातें दे रखी हैं जो काम की हैं आपके। ये कह रहा है कि भाई अब हमारे पास नया एक्ट आ गया ना, तो पुराने एक्ट की तो अहमियत रही नहीं हमारे लिए, लेकिन बहुत लोगों ने क्या कर रखा है, तो ये कह रहा है इसके लिए कि जो पहले जो एक्ट थे उनके अंतर्गत क्या पता, सपोज करो ये 2003 में आया एक्ट, कब आया? 2003 में, और 2002 के अंदर किसी व्यक्ति ने अपील फाइल करी हो, एप्लीकेशन फाइल करी हो, तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही खत्म हो जाएंगी वो एप्लीकेशन और अपील, वो 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, और आते आते उसे 2003 हो गए,
तो क्या जिसने अपील 2002 में की थी, एप्लीकेशन की लगाई थी या पिटीशन फाइल की थी, क्या वो खत्म हो जाएंगी क्या सारी की सारी? क्या वो अब नए एक्ट के तहत चलेंगी क्या, 2003 के एक्ट के तहत, या जो 2002 के लिए कब कौन सा एक्ट चल रहा था, 1950 का ही तो चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। तो क्या अब ये जो एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के अंतर्गत ही तो पिटीशन फाइल करी थी आपने 2002 में, क्योंकि ये तो था ही नहीं उस टाइम पे, तो अब वो सारी पिटीशन क्या इसके तहत यूज की जाएंगी क्या, ये कानून लागू हो गया उसके ऊपर? तो कह रहा है ऐसा माना जाएगा कि अभी भी यही कंटिन्यू है और ये एक्ट बना ही नहीं है अभी तक। और फिर उन पिटीशन को जो सुना जाएगा रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, अपीलाट रेंट ट्रिब्यूनल के द्वारा, जो 1950 के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो जो भी एप्लीकेशन 2002 में अपील फाइल की गई है, एप्लीकेशन लगाई गई है, पिटीशन फाइल की गई है, उनको सबको सुना किस लॉ के तहत जाएगा, इसके तहत या इसके तहत? तो फिर इसके तहत सुना जाएगा। और कैसे माना जाएगा कि अभी तक 2003 का एक्ट ही नहीं आया अब तक? क्लियर है बात? लेकिन यहां पर इनको रिलीफ भी दिया गया है, किनको? लैंडलॉर्ड को और टीनेंट को। लैंडलॉर्ड और टीनेंट के लिए कहा गया है कि इनको छूट दी गई है कि अगर इनकी पेंडिंग पड़ी है पहले से ही 1950 के अंतर्गत अपील, एप्लीकेशन और पिटीशन वो पेंडिंग में पड़ी हैं, और इनको लग रहा है कि इनको अच्छे राइट जो हैं यहां पर मिल सकते हैं 2003 के एक्ट के अंतर्गत। कहां पर मिल सकते हैं? 2003 में ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो इन क्या ये अपने पिटीशन को यहां से विड्रॉ करके इस एक्ट के अंतर्गत चलवा सकते हैं क्या? तो कह रहा है बिल्कुल चलवा सकते हैं, और विड्रॉ करने का भी टाइम पीरियड रख दिया। कह रहे हैं जिस दिन से ये एक्ट आया है उस दिन की डेट से 180 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा, और ये अपनी अपील, पिटीशन और एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां से तो विड्रॉ कर लिया, लेकिन अब यहां पर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी ना, फ्रेश फाइल करनी पड़ेगी, तो उसका टाइम पीरियड कितना है? तो कह रहा है कि उस दिन से लेकर के, जिस दिन से विड्रॉ हुआ है उस दिन के लेकर के 270 दिन का टाइम पीरियड और मिलेगा इनको, और इस टाइम पीरियड के अंदर ये क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन, अपील और पिटीशन फाइल कर सकते हैं फ्रेश। तो अब क्या उसको किस डेट से काउंट किया जाएगा? क्या पिछली डेट से, जब उसने एप्लीकेशन अपील लगाई थी, उस दिन से काउंट किया जाए या इस दिन से काउंट किया जाए? तो कह रहा है जिस दिन भी एप्लीकेशन लगाई है उसी दिन से काउंट किया जाएगा। क्लियर बात? यही सब सेक्शन नंबर 3 का निचोड़ है इसका। क्या 270 डेज जो है वो मिलेगा आपको इस एक्ट के कमेंसमेंट होने की डेट के बाद से, इसलिए लिखा है ना 270 दिन और मिलेंगे आपको। क्लियर? अब देखिए इसी का क्लॉज बी, ये तो हो गया क्लॉज ए के अंतर्गत, लेकिन ये कह रहा है कि यहां तो आपने अपील और एप्लीकेशन की बात कर ली, सूट फाइल की बात कर ली, लेकिन ये कह रहा है कि क्या अपील करनी है किसी को, और वो अपील उसने पिटीशन, यहां तो इस तरीके की बात हो गई पिटीशन और एप्लीकेशन की। अगर किसी व्यक्ति को अपील फाइल करनी है, रिपीलिंग एक्ट के तहत कर रखी है उसने अपील, ठीक है, मतलब 1950 के अंतर्गत अपील कर रखी है, तो क्या अब वो अपील जो है क्या वो कंटिन्यू रहेगी उसी एक्ट के तहत, या 2003 के एक्ट के अकॉर्डिंग सुना जाए उसे? तो कह रहा है वो भी कंटिन्यू रहेगी, और उसके ऊपर जो लॉज लागू रहेंगे वो 1950 के ही लागू रहेंगे। क्लियर बात? तो एक तरीके की ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन यहीं पर एक और चीज समझ लो कि अपील के बारे में तो हम इन जनरल पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर सपोज करो कोई आपने सूट फाइल किया, एप्लीकेशन लगाई और अपील एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल की, आपको उसका डिसीजन समझ में नहीं आया, और ये अपील एप्लीकेशन कहां पर फाइल हुई पड़ी थी? 1950 के एक्ट के अंतर्गत। आपको डिसीजन समझ में नहीं आया, और डिसीजन आते आते कितने हो गए? 2004 आ गई। कितनी आ गई? 2004 आ गई। तो अब ये व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है इसके डिसीजन से, अब ये अपील करना चाहता है इस केस में, और जबकि ये पिटीशन और एप्लीकेशन तो किस में फाइल हुई थी? 1950 के एक्ट के तहत। तो क्या अब 2004 में अब ये अपील किस एक्ट के तहत करेंगे? क्या 1950 के एक्ट के तहत ही करेंगे, कंटिन्यू रहेगी,
या नए एक्ट के तहत करेंगे? बस बस, क्योंकि डिसीजन जब पुराने लॉ के तहत आया है तो पुराने लॉ के तहत ही अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई पार्टी चाहती है कि मैं नए एक्ट के तहत करना चाहता हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसे। क्लियर बात? अब है इसी का क्लॉज सी, थर्ड का क्लॉज सी देखिए। ये कह रहा है कि प्रोसिक्यूशन कोई भी ऑल प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ रिपील्ड एक्ट इफेक्टिव और डिस्पोज ऑफ इन अकॉर्डिंग विद द रिपील लॉ। मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट की गई है प्रोसिक्यूशन, जितनी भी करी गई है, तो क्या रिपील एक्ट के खत्म हो जाने के बाद उनका इफेक्टिव और डिस्पोज ऑफ जो होना था वो रिपील एक्ट के तहत ही करा जाए या नए एक्ट के तहत किया जाए? तो सीधी सी बात है, जिस लॉ के तहत आपने इंस्टीट्यूट किए केस, उसी एक्ट के तहत ही क्या होगा, उनका डिस्पोजल भी होगा। मतलब वही लॉ लागू होगा उनके ऊपर, वो खत्म नहीं होगा, उसी के तहत काम किया जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, डी क्लॉज कह रहा है। डी क्लॉज क्या कह रहा है इसके रिगार्डिंग? ये कह रहा है कि सपोज करो उसी टाइम पर रिपील्ड एक्ट के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा निकाले गए थे, ठीक है? तो क्या इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद क्या वो लागू रहेंगे या वो भी खत्म हो जाएंगे? उन पेंडिंग केसेस के लिए नई चीजें निकाल दी उन्होंने। जो पेंडिंग केसेस कहां सुने गए थे? 1950 के एक्ट के तहत सुने गए थे, उसके लिए कुछ नई नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो क्या वो कंटिन्यू रहेंगे या खत्म हो जाएंगे 2003 के एक्ट के बाद? तो वो भी कंटिन्यू रहेंगे, उन पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा। और वो सारे नोटिफिकेशन किसके ऊपर लागू होंगे? 1950 के एक्ट के ऊपर ही लागू होंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका सेक्शन नंबर 32 भी कंप्लीट हो गया। अब यहां तक कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। शीला जी कुछ पूछना है?